आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। शुरुआत करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस की। श्रीनगर जिले के बाटमालू में सिक्योरिटी दस्तों ने एक कामयाब ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों के एक ठिकाने को तबाह कर दिया। सुबह हुए इस मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 मिलिटेंटों को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। एडीजीपी मुनीर खान के मुताबिक तसादुम के दौरान 2 मिलिटेंट शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो भागने में सफल रहे। फरार मिलिटेंटों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान एसओजी का एक जवान शहीद हो गया, जबकि रियासती पुलिस के 2 सीआरपीएफ के 3 जवान भी जख्मी हुए हैं, लेकिन ये सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। देर रात बटमालू के देरवानी इलाके में मिलिटेंटों के एक घर में छिपे होने की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके का मुहासरा कर लिया। सुबह के वक्त सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हिफाजती दस्ते अपने हदफ के करीब पहुंचे तो मिलिटेंटों ने घेरा तंग होता देखकर फायरिंग शुरू कर दी। मौके वारदात से ग्रेनेड, पिस्टल और धमाका खेज अशिया बरामद हुए हैं और गिरफ्तार मिलिटेंटों से पुलिस पूछताछ कर रही है। फायरिंग हुई और अंधेरे का फायदा उठा के मिलिटेंट वहां से निकल गए, लेकिन इस कार्रवाई में 2 मिलिटेंट जिंदा पुलिस ने पकड़ लिए, जिनसे पूछताछ जारी है। अभी उनसे आगे क्या डाइवर्ज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस मौके पे मैं वो आपको ना बताना चाहूँगा, ना बता सकता हूँ, क्योंकि इस ऑपरेशन को हमने आगे कैरी ऑन करना है। एक मिनट, सिर्फ हम इसमें ये पता चला है कि इन मिलिटेंट्स में से 2 मिलिटेंट्स जख्मी हैं, जिनको या तो गोली लगी है या ग्रेनेड के स्प्लिंटर लगे हैं। उनकी तलाश हम कर रहे हैं। हाइडआउट से पिस्टल मिला है और भी आर्म्स एम्यूनिशन मिले और ग्रेनेड्स मिले हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए एसओजी कांस्टेबल परवेज अहमद को जिला पुलिस लाइन में रियासती पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर एहलकारों ने खराज अकीदत पेश किया। कौमी परचम से लिपटे शहीद के ताबूत पर अफसरान ने गुलहाया अकीदत पेश किया। आखिरी रसूमात के लिए शहीद जस्ते खाकी को जिला राजौरी में वाक़ उनके आबाई गांव डांडोट भेज दिया गया। खराब मौसम के सबब नाश को रोड के रास्ते ले जाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक शहीद की तजहीज़ तकफीन कल सुबह होगी। इस मौके पर आर्म्ड सीआईडी और सिक्योरिटी के एडीजीपी और सीआरपीएफ और बीएसएफ के आईजी और आईबी के डायरेक्टर, आईजीपीपी कश्मीर और श्रीनगर के डीसी और एसएसपी सभी मौजूद रहे। बटमालू का ऑपरेशन सिक्योरिटी दस्तों की मुस्तैदी और अलर्टनेस की वजह से नतीजा है। 15 अगस्त के पेश नज़र श्रीनगर समेत पूरी वादी में हाई अलर्ट है। अमूमन कौमी तकरीब के मौके पर मिलिटेंट बदअमनी फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। पुलिस के पास ऐसे इनपुट हैं कि मिलिटेंट श्रीनगर में भी अपना बेस कायम करने की फिराक में हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स की मुस्तैदी के सबब मिलिटेंटों को मुंह की खानी पड़ रही है। एडीजीपी मुनीर खान ने कहा कि इनपुट के बाद ही बटमालू में ऑपरेशन शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स की कार्रवाई काबिल तारीफ है। नहीं, सिटी में पहले भी मिलिटेंट आते रहे हैं। मिलिटेंट्स हैव बीन ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देयर फुटहोल्ड in Srinagar city, but hats off to, why don't you appreciate the efforts of police who is not letting them do so, who is not letting them, और अच्छी इत्तला मिल रही है, ह्यूमन इंट अच्छी मिल रही है, जिस वजह से पुलिस उन तक पहुंच जाती है। एंड आई थिंक द वर्क ऑफ पुलिस हैज बीन अप्रिशिएबल। 15 अगस्त, 26 जनवरी, छोटे बड़े दिन आर ऑल इम्पॉर्टेंट, एंड यू नो वी हमारी उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स इन प्लेस होती हैं, वो इस बारी भी हैं। होपफुली द थिंग शुड पास ऑफ पीसफुली, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, वी आर ऑन ग्राउंड, और उसका ही यह नतीजा है कि कल हमारा इनके साथ एनकाउंटर हुआ। इट वॉज नॉट एन अटैक बाय द मिलिटेंट्स, माइंड इट, इट वॉज एन एनकाउंटर विच टुक प्लेस आफ्टर ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वॉज डेवलप्ड। आर्टिकल 35A को लेकर बीजेपी में नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। कानून साज काउंसिल के मेंबर और बीजेपी लीडर राजेश गुप्ता के मुतनाज़ा बयान के बाद आरएसपुरा के रुकने असेंबली डॉक्टर गगन भगत ने भी 35A के हक में बयान दे डाला। हालांकि राजेश गुप्ता ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया। मीडिया में किसी और शख्स के बयान को उनसे मंसूब कर दिया गया था। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इन बयानात पर दोनों बीजेपी मेंबरान असेंबली का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद पार्टी तर्जुमान ने सफाई देते हुए पीडीपी सदर से माफी मांगने का मुतालबा किया, लेकिन डॉक्टर गगन भगत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ऐसा पहली दफा हुआ है कि जब बीजेपी के किसी लीडर ने 35A की मनसूखी के खिलाफ पार्टी के मौक़िफ़ की
मुखालिफत की है। डॉक्टर गगन भगत का कहना है कि 35A की मनसूखी से सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू खित्ते के लोगों को ही होगा। एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35A को हटाया गया तो जम्मू के हालात भी वादी की तरह हो जाएंगे। बीजेपी ने गगन भगत के बयान को काफी संजीदगी से लिया है। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक ज़ाब्ता शिकनी के सबब उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जा चुकी है। हमारी ये राय है कि गगन भगत जी ने जो स्टेटमेंट दी है ये पार्टी के स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ है। पार्टी ऐसा नहीं सोचती है। पार्टी 35A के अगेंस्ट खड़ी है। गगन भगत जी के ऊपर ऑलरेडी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं, जिसपे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की जो है वो सिफारिश जो है वो की गई है। वो एक डिफरेंट इशू था, लेकिन वो नॉन पॉलिटिकल था। लेकिन अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ये पॉलिटिकल इशू के ऊपर पार्टी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है, जो एक सीरियस मुद्दा है जिसके ऊपर पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी को जो है वो मैटर रिपोर्ट कर दिया गया है और वो इस चीज के ऊपर विचार कर रहे हैं कि इसके ऊपर फर्दर क्या कार्रवाई करनी है। तो ये डिफेमेटरी है, जानबूझ के दी हुई इंसल्टिंग स्टेटमेंट है। और ये देखते हुए कि राजेश जी का एक इतिहास रहा है पार्टी के साथ खड़े होने में, जिनको पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर। लेकिन गगन भगत अपने खिलाफ होने वाले मुमकिन एक्शन की खबर से ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। उनका कहना है कि आवाम को हालात और हकीकत से आगाह कराना उनका फर्ज है। उन्होंने इसके आगे कहा कि पार्टी अपना काम कर रही है और वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। It is a local issue, it is a state issue, and Article 35A is a beneficial for people of Jammu and Kashmir and especially for Dogras. And you very well know that when this article will be removed or scrapped, nobody will go to Kashmir. Nobody will do the job in Kashmir. Only they will attack the people of Jammu, they will snatch away the jobs from people of Jammu, and Dogras are very well behind the people of India. And they are very, very poor people, less educated. And I think that if Article 35A is removed, Jammu will be far, far, far lagged behind. They will do their work. I am doing my work. I will try to educate each and every person. I am doing my work. They are ready to do their work. They are free to do anything. महबूबा के ट्वीट पर बीजेपी के सख्त रवैये से दीगर पार्टियां ज्यादा मुतासिर नहीं हैं। वाज़ेह हो कि ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी महबूबा के खिलाफ डिफेमेशन का मामला दर्ज करने पर गौर कर रही है। जेडीयू के रियासती सदर GM शाहीन का कहना है कि दोनों के दरमियान नोराकशी चल रही है। डॉक्टर भगत के बयान के हवाले से उन्होंने कहा कि बहैसियत जम्मू कश्मीर के शहरी होने के उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की MLA की, इतना मैं जरूर मानता हूँ बीजेपी के MLA साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, वो राम माधव जी नहीं है। और जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, क्योंकि राम माधव जी को यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, न कोई भी बीजेपी या RSS का आदमी यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। तो जहां तक बीजेपी MLA साहब का सवाल है, तो उन्होंने जो बात कही है मेरे ख्याल में सही की है। एज पर द स्टेट सब्जेक्ट होल्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ का बाशिंदा ये होने के नाते जो भी उन्हें हिमायत की है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने सही जो मामलात है, जो 35A का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डॉक्टर प्रसाद ने जिस पर सिग्नेचर किए हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया दैट टाइम इन 1947, उसने उसी चीज को सही ठहराया। जबकि बात मामला सही है तो गलत उसमें क्या बोला उन्होंने। तो अब अगर उनको पार्टी से एक्शन लेने का मामला है या कुछ और उसको निकाल देंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनका मामला है, उसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर सी बात है कि हम इस बात मामले को सपोर्ट करते हैं। MLA साहब ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। उधर बीजेपी अक़लियती सेल के रियासती सदर मोहम्मद सादिक ने कहा कि 35A का हटना जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में होगा। जम्मू में अक़लियती यूनिट के कारकुनों के एजाज में मुनाकिद एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि सभी जमातों को अदालत उज़्मा के फैसले का इंतजार करना होगा। उन्होंने कारकुनान से पार्टी को मजबूत करने के लिए अवामी तौर पर राब्ता कायम करने की हिदायत दी। हुकूमत बनाने से पहले हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों तक पहुंचे, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि नेशन फर्स्ट, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो आर्टिकल 35A हो या चाहे आर्टिकल 370, मैं मानता हूं बीइंग ए कश्मीरी
बीइंग ए मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, जब हमारा मूल विचार है कि सबका साथ सबका विकास, तो अगर विकास की राह में कोई भी आर्टिकल तकलीफ पहुंचाता है जम्मू कश्मीर की आवाम को, तो हम उसका खंडन करते हैं। हम उसको वेलकम करते हैं कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको रिजेक्ट करती है तो मैं उसको वेलकम करता हूं। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर मामलों के पार्टी इंचार्ज राम माधव ने कहा कि मुस्तकबिल में बनने वाली रियासती हुकूमत में बीजेपी शराकतदार होगी। इत्तेहाद खत्म होने के बाद हुकूमत साजी के हवाले से माधव की जानिब से पहली दफा कोई बयान दिया गया है। न्यूज एजेंसी की खबरों के मुताबिक राम माधव ने कहा कि बदकिस्मती के दौर का खात्मा हो चुका है और उन्हें पूरा यकीन है कि जब भी रियासत में कोई हुकूमत तश्कील होगी, बीजेपी उसमें जरूर शामिल होगी। पीडीपी के साथ इत्तेहाद को लेकर उन्होंने कहा कि मुश्किलात और इख्तलाफ के बावजूद कई मामलों में मुस्बत सिमत में पेशरफ्त हुई। उन्होंने कहा कि हालात मुवाफिक न होने के बाद ही सरकार से अलग होने का फैसला किया गया। बीजेपी एक तरफ बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ साबिक वजीर और सीनियर लीडर अब्दुल गनी कोहली का मानना है कि रियासत का मौजूदा माहौल इलेक्शन के मौजू नहीं है। श्रीनगर में अजीज सलाम से बात करते हुए मुंतखब हुकूमत ने न होने से आवाम को परेशानी हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी ही रियासत में नई हुकूमत की तश्कील होगी। रियासत के साबिक वजीर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर इंजीनियर चौधरी अब्दुल गनी कोहली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोहली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कोहली साहब, आप कंस्टिट्यूएंसी से आए, लोगों से मिलकर आए, बड़े बड़े जलसे किए, क्या हम हैं इस पोजीशन में कि अभी फिलहाल जो है म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कराएं? देखिए, मैं कोई 7-8 दिन मुतवातर रहा कंस्टिट्यूंसीज में। हालांकि एज मिनिस्टर भी मैंने हमेशा आना जाना मेरा कंस्टिट्यूंसी में रहा, लेकिन एज मिनिस्टर जो है वो इतना अटेंड नहीं कर सकता था माइन्यूटली एंड दैट टू इन डिटेल्स। तो इस दफ़ा मुझे अच्छा मौका मिला। और जहाँ तक इलेक्शन का तल्लुक़ है, वहाँ जो एक तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी म्यूनसिपलिटी है कालाकोट की, वो इस्टेब्लिश हुई है रिसेंटली 4-5 साल से। और उसमें भी मैं बता दूं आपको 6 वार्ड हैं रूरल एरिया के, एक जो है अर्बन का। वहाँ तो सबसे पहले लोगों ने डिमांड की कि म्यूनसिपलिटी शुड बी अबॉलिश्ड हियर। यहाँ नहीं है, ना दायां बायां एक्टिविटी हो सकती है, ना स्कोप है, ना कुछ है। एक तो मैं ये गवर्नर साहब से या जो भी अथॉरिटी होंगी उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको अबॉलिश किया जाए। एज ए होल लोगों ने रेजोल्यूशन भी उसके लिए मुझे दिया है। ये मेरी म्यूनसिपलिटी की बात है। लेकिन जहाँ तक दायां बायां, चाहे जम्मू की बात करो या पुंछ की बात करो, लोग जो है पीपल आर, क्योंकि पार्टी की पॉलिसी है कि इलेक्शन हमने करने हैं, उसके लिए पीपल आर मेंटली अलर्ट। और वो मीटिंगें जो हैं ज़ोर शोर से शुरू हैं। बल्कि हमारी पार्टी तो यहाँ तक है, मैं तो आज ही श्रीनगर पहुँचा हूँ कि श्रीनगर में भी एक्टिविटी जो है रिगार्डिंग इलेक्शंस वो काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं। और यही हाल आपने देखा होगा कि क्या नाम है, करगिल और लद्दाख में भी, पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन 35 से पे राजनीति जो है काफ़ी गर्म है। क्या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट जो 27 अगस्त को मुतवक्को है, क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, मैं बताऊँ, एक जो हमारा जहाँ तक पार्टी का तल्लुक़ है वो एक अपना एक पॉलिसी है। यहाँ के जो लोग हैं उनकी एक पॉलिसी है, बैकग्राउंड एक स्टेट की है, वो भी एक पॉलिसी है। ये मजमूई तौर पे जो है फैसला जो है ये करना, खासकर जब हमारी पार्टी करती है, ये हमारे लो लेवल पे बात या फैसला करने की बात नहीं है। और आखिर पे ये होगा कि सिक्योरिटी सिनेरियो कुछ बदला नहीं, खासकर आप कश्मीर की बात करें, क्योंकि आपका जो स्टेक है वो न सिर्फ आपके कालाकोट में है बल्कि उडी में, बांडीपोरा में, गुरेज में, करना में। आप एक मारूफ गुजर लीडर हैं, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बदला नहीं। 4-5 रोज हम ये खबरें देते हैं कि इतने मिलिटेंट, इतने सिक्योरिटी फोर्स। तो क्या माने कि जिस मकसद के लिए सरकार को फिलहाल आराम दे दिया गया था वो मकसद पूरा नहीं होता दिखा? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। देखिए, गवर्नर भी तो हमारा सेंटर से भेजे हैं आदमी है, जो हमारा एडवाइज़र है, दे आर आल्सो बीइंग गवर्नड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो। तो मैं तो आज ही श्रीनगर आया हूँ, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो उनके लिमिट्स में है, दे आर डूइंग जस्टिस विद द जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी कोहली, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, मारूफ गुजर लीडर, काफ़ी मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं।
और गालिबन जिसका इशारा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमांड है वो जम्मू कश्मीर में लोगों को डेवलपमेंट और बाकी इश्यूज़ को हल करने के लिए बहुत जल्द कुछ अमली तौर पर इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि 27 अगस्त 35A का एक बार फिर मामला होगा, हुर्रियत लीडरान किस तरह से इसे लेंगे और आम लोग जो है उसको किस तरह से लेते हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी और PDP बी टीम के साथ हुकूमत साजी पर अब्दुल गनीर कोहली ने कोई रायज़नी नहीं की। फारूक वानी और अशरफ वानी के साथ तजम्मुल जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और 15 अगस्त के पेश नज़र अवाम में हुब्बुल वतनी और कौमी परस्ती का जज्बा पैदा करने के लिए जम्मू में BJP की जानिब से तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। रैली में रियासती सदर रविंद्र रैना, साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता के अलावा दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। पार्टी कारकुनान ने रैली के दौरान लोगों के रिहायशी इलाकों और बाजारों में दुकानदारों में कौमी परचम तकसीम किया। लोगों से अपील की गई कि 15 अगस्त के मौके पर वो अपने घरों और दुकानों पर जरूरी तौर पर कौमी परचम लगाएं। भारतीय जनता पार्टी गांधीनगर मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष अंकुश जी, जिला अध्यक्ष बलोरिया साहब और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक कविंदर जी और हम सब लोग मिलकर गांधीनगर इस क्षेत्र के घर घर के अंदर तिरंगा झंडा भेंट करके और राष्ट्रवाद की भावनाएं हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में बढ़ चढ़कर वो प्रफुल्लित हो, प्रकट हो, ऐसा हमारा अभियान है, ताकि लोगों के दिल में देश के प्रति वो राष्ट्रवाद की भावना, वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और रानी झांसी जैसी कर्मठ भावना, त्याग और बलिदान की भावना है, ऐसा हमारा संकल्प है। अनंतनाग में एक अंदोहनाक हादसे में खातून समेत 4 लोग जाँ बहक हो गए। यह हादसा शांगुस के खानपुरा इलाके में वाक़े उतरसू गांव में पेश आया। हादसा ज़ेरे तामीर ट्रेंच में गिरने की वजह से हुआ। ये सभी लोग ज़ेरे तामीर ट्रेंच पर काम कर रहे थे। मिली इत्तला के मुताबिक इसमें 5 अफराद गिरे थे, जिसकी वजह से खातून की मौके पर ही मौत हो गई। खातून की शनाख्त शमीमा के तौर पर हुई है। बाकी के 3 अफराद अस्पताल ले जाते वक्त मौत के मुंह में चले गए। इनकी शिनाख्त साबजार अहमद, जाहिद अहमद और उमर गुल के तौर पर हुई है। ये सभी उतरसू के ही रहने वाले थे। एक शख्स की हालत अभी भी तशवीशनाक बनी हुई है। हादसे की खबर मिलते ही पूरे गांव में गम का माहौल है। मुतासरीन के घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। के लिए बनाया था, इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो बदकिस्मती से इसमें कुछ पानी जमा हो गया था, तो पानी को बाहर निकालने के लिए, उसको साफ करने के लिए, क्योंकि इसमें नीचे से सैल भी डालना बाकी था, उसके लिए पानी जमा हो गया था। उसी पानी को निकालने के लिए ये लोग इन पे उतरे थे। पहले मोहम्मद मकबूल खान साहब उतरे थे और उनकी बीवी वहाँ पे बाहर इसलिए खड़ी थी कि शायद वो बाल्टी पानी का बाल्टी नीचे से दे और उसे बाहर फेंके, लेकिन बस थोड़ा मीथेन कंटेंट ज़मीन में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो भी ट्रंच में जाता था, पहले मोहम्मद मकबूल खान साहब ट्रंच में चले गए तो वो सफोकेट हो गए। उसके बाद उनकी बीवी शमीमा चली गई, वो सफोकेट हो गए। उसके बाद 3 और लड़के, फिर एक और आदमी थे हारून अहमद खान, उन्होंने अपनी थोड़ी बर वक्त कार्रवाई की, तो उस वजह से उन्होंने उन सारी जो बॉडीज वहाँ पर पड़ी थी उनको बाहर निकाला। उधर पुलवामा जिले के मरवेल काकपोरा में अधेड़ उम्र के एक शख्स की झेलम नदी में डूबने से मौत हो गई। मरहूम की शनाख्त अली मोहम्मद मलिक के तौर पर हुई है। खबरों के मुताबिक 45 साल अली मोहम्मद कश्ती पर सवार था और नदी से रेत निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसकी कश्ती पलट गई। मकामी लोगों को उसकी लाश मिली और तजहीज व तकफीन के लिए उसकी लाश को अहले खाना को सौंप दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश का असर अब दिखाई दे रहा है। उधमपुर के करीब खेरी में जमीन खिसकने और चट्टान गिरने के सबब कौमी शाह राह को बंद कर दिया गया है। हाईवे के बंद होने से दोनों जानिब ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ है। दोनों तरफ बड़ी तादाद में मुसाफिर रास्ते में फंसे हुए हैं। गाड़ियों का लंबा काफिला है और जिसकी वजह से सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता साफ करने के लिए सरकारी अमला जुटा हुआ है और लगातार कोशिश के बाद एक जानिब से कुछ गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई है। वहीं लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद पड़ा उधमपुर घोरड़ी रोड अभी तक बंद ही पड़ा हुआ है। एक माह कबल लैंडस्लाइड की वजह से इस इलाके का जिला सदर दफ्तर से राब्ता मुनाक्ता है। बरबीन में आसपास के गांव के लोगों को इसकी वजह से काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।
सड़क रास्ता बंद होने के बाद मकामी लोग शहर जाने के लिए नाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। बारिश के दिनों में नाला पार करना बेहद खतरनाक है, लेकिन मजबूरी में मकामी लोग ये खतरा मोल ले रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि वक्त पर अस्पताल न पहुंचने के सबब कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तलबा की तालीम भी मुतासिर इसी की वजह से हो रही है। ये रोड लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसको बंद हुए, और शासन प्रशासन मुझे लगता है अभी तक उनकी नींद नहीं खुली है। लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके जो लोग बीमार हो रहे हैं उनको रेफर कर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि जाना कहाँ से है, रामनगर से जाएंगे या इस रास्ते से जाएंगे। सुबह निकला था घर से, कोई 5 बजे निकला था, अभी 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। मैं अभी इधर पहुँचा हूँ, पैदल सफरी करना पड़ती है। इधर रोड 2-3 महीने से बंद पड़ा है, तो डिपार्टमेंट आता है, इधर देख के चला जाता है। एक दो बार इधर जेसीबी वगैरह लगाई थी। फिर इंतखाब की सुगबुगाहट के दरमियान रियासत के मुख्तलिफ अजला में बल्दिया ने नाजायज कब्जों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। जम्मू रीजन में भी इसका असर दिखने लगा है। उधमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल की जानिब से ओमारा मोड़ में गैर कानूनी तौर पर काबिज लोगों को हटाया गया। इलाके में बनी सभी नाजायज तामीर को मुनहमिद कर दिया गया। बल्दिया की कार्रवाई से आम लोग काफ़ी खुश हैं। नाजायज तामीर और रेहड़ी लगाने वाले की पीक ओवर में लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। बल्दिया एहलकारों ने लोगों को मुतनब्बह करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो ड्राइव हमने शुरू की है, ये सारे टाउन में थ्रू आउट होगी। क्या कहते हैं, जो रोड पे लोगों ने इल्लीगल स्ट्रक्चर बना रखे हैं, क्या कहते हैं, तो गवर्नर की भी इंस्ट्रक्शन है, क्या कहते हैं, हमारे सीओ साहब की भी। वहीं वादी के बांदीपुरा जिले में वातपुरा इलाके में सरकारी जमीनों पर शजरकारी के नाम पर किए गए नाजायज कब्जे को एंटी एंक्रोचमेंट दस्ते ने हटाया। तहसीलदार मुबश्शिर नाजकी की कयादत में दस्ते में शामिल अमल ने नदी के किनारे लोगों के पौधों के साथ ही शहरी इलाकों से भी नाजायज कब्जा हटवाया। इस मौके पर तहसीलदारों ने बताया कि रेवेन्यू महकमे का अमला मुस्तकिल बुनियाद पर शहरी और देही इलाकों का दौरा कर एनक्रोचमेंट पर नजर रखेगा। उन्होंने कहा कि फुटपाथ, लिंक रोड, जंगलात और नदी के किनारे किसी भी तरह के कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सफाई हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रही है, बढ़िया हो रही है, लेकिन इसका फायदा तब आएगा जब ये बिजली के खंभे साइड में होंगे, रोड थोड़ा इसमें थोड़ा डेवलप होना चाहिए, इसमें को मैक्सिमाइज होना चाहिए, तब इस सफाई का हमें कुछ फायदा नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारे यहाँ से आप ये जो नदी है बिल्कुल साफ करेगा, ये इसमें जो कूड़ा वूड़ा जो है साफ करे, कोई मशीनरी बुला के उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, तो तब हमें ये जो आप सफाई कर रहे हैं, दरख्त या पौधे काट रहे हैं, हमें इससे फिर फायदा मिलेगा। जम्मू में वाक़े बलिदान स्तंभ पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए फौज की जानिब से बैंड, लाइट एंड साउंड के शो का एहतमाम किया गया। इस मौके पर फौजियों के अहले खाना के अलावा बड़ी तादाद में सरहदी इलाकों से आए तलबा और आम लोगों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम की शुरुआत आर्मी बैंड से हुई। इसके बाद लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम के दौरान आर्मी के खदमात और उसकी हुसूलियाबियों से हाजरीन को आगाह किया गया। तलबा और नौजवान इस शो से काफ़ी मुतासिर हुए। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में वो भी फौज में शामिल होना चाहेंगे। बॉर्डर के रहने वाले हैं, हमें ये चाहते हैं कि हमें फौज में जाना चाहिए। और सर ये यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ सर, बहुत सुंदर है ये सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। अगर मौका मिले हम जरूर जाएंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है आर्मी। सभी को आर्मी में होना चाहिए। हाँ, सब बिल्कुल सब भी आर्मी में जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर में असातिज़ा को दरपेश मसाइल हल करने के लिए अब एक नई तंजीम जेके टीचर्स को ऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील की गई है। मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़ी असातिज़ा इस कमेटी में जरिए अपनी परेशानियों को सरकार के सामने रखेगी। और जम्मू में मुनाकिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के सदर हरी सिंह ने कहा कि तनख्वाह अदायगी में ताखीर और कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए असातिज़ा की मुस्तकली के हवाले से उनसे उनके लिए मुतालबात किए जाएंगे। जल्दी ही अगर ये मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो इसके लिए बड़ी तहरीक शुरू करी जाएगी। तो ये हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके जो एक जॉइंट प्लेटफार्म जहां बना हुआ है, हम स्टेट के गवर्नर साहब जनाब एन.एन. बोरा से अपील करते हैं कि ये
टीचिंग कम्युनिटी की दीना मांगे हैं और टीचर इन मांगों को लेकर बड़ा परेशान है। इनको शीघ्र हल किया जाए, नहीं तो 19 अगस्त को जहां प्रेस क्लब के अंदर JNK टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है और उसके आगे फिर आगे के आंदोलन जो है वो वहां पे तय किए जाएंगे। इसके साथ साथ ही हम टीचिंग कम्युनिटी को अपील करते हैं कि वो यूनिटी का पक्ष लेते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश करें। गांधरबल के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने ईद उल अजहा के पेश नजर फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर्स अफेयर्स महकमे को हिदायत दी है कि वक्त से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। इंतजामी उमूर के तहत मुनाकिद जायज मीटिंग में DC ने कहा कि शक्कर, चावल और खाने पीने की दीगर अशिया के साथ LPG स्टॉक का इंतजाम कर लिया जाए। PDD और PHE महकमे को हिदायत दी गई है कि पावर और वाटर सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और उसमें किसी तरह का खलल वाक़ न हो। वहीं बल्दियाई महकमा को साफ सफाई, ARTO को ट्रांसपोर्ट निजाम और महकमा सेहत को ईदगाह के करीब एम्बुलेंस सर्विस देने के लिए तैयार रहने को कहा गया। मीटिंग के दौरान DC ने ज़बीह के जानवरों की देखभाल के लिए भी वेटरनरी महकमे की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। गैर कानूनी तौर पर रियासत में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से होती जा रही है। इसके तहत पट्टन जिले में महकमा सेहत ने गैर कानूनी तौर पर चल रही 11 क्लिनिक पर ताला जड़ दिया। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान जिले में अब तक 44 गैर कानूनी क्लिनिक बंद किए जा चुके हैं। इसके हवाले से कई डॉक्टरों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह हो कि फेक डिग्रियों पर प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर की वजह से कई मरीजों को अधमरा तक कर दिया गया है। ऐसी भी खबरें हैं कि गलत दवा देने की वजह से कई मरीजों की किडनी भी खराब हो गई थी। कुछ दिन पहले हमें कुछ शिकायत मिली है कि कुछ एम्प्लॉय जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन जो है वो दवाएं दे रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि इलीगल है। इसके खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी है और सिंस लास्ट 10 डेज़ हमने 44 क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट बंद की है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो सज़ा है उनको दिया जाएगा। तो ये जो मुहिम है ये जारी रहेगी तब तक जब तक कि जितने भी इलीगल क्लिनिक्स है यहाँ पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी और सख्त सज़ा मिलेगा। इसके अलावा हमने ऑलरेडी FIR भी लॉन्च किए हैं, जो कि ऑलरेडी इस इलाकों के पीछे जो फेक डॉक्टर तारिक तेली जो है उसको भी जेल भेज दिया और साथ में डार मेडिकेट वो भी अभी जेल में है और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंशाल्लाह ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी और मेरी अपील यही है कि ड्रग डिपार्टमेंट से, ड्रग कंट्रोलर से, कि वो इसमें थोड़ा हरकत में आए, क्योंकि ऐसी मशरूम हो है कि इलीगली स्टेरॉइड्स वगैरह जो दे रहे हैं पेशेंट को और उनके गुर्दे खराब हो रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द वापस आते हैं। नाज़िम, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है और वक्त है अब हफ्तावार शुमारे का। इस खास पेशकश में देखेंगे वो खबरें जो गुज़िश्ता हफ्ते सुर्खियों में रहीं। गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान 35A का मामला गर्म रहा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी की समाअत भी होनी थी, लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ की छुट्टी पर होने की वजह से CJI ने इस मामले की समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते तक के लिए टाल दी है। अब इसकी सुनवाई 27 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A को लेकर जो मामला जेर समाअत है उसमें इस दफा की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। 1954 में सदारती अहकाम के जरिए आइन में शामिल ये आर्टिकल इस वक्त आइनी मुद्दा कम सियासी मुद्दा बन गया है। 35A के जरिए आइन से मिले खुसूसी अख्तियारात के सबब लोगों की जज्बाती वाबस्तगी है इस आर्टिकल के साथ। यही वजह है कि आज सबकी निगाहें अदालत उज़्मा की 3 रुकनी बेंच पर टिकी हुई थी। 17 अगस्त 2017 को उस वक्त के चीफ जस्टिस ने यह मामला 3 रुकनी बेंच को सौंपा था। बेंच को इस बात का फैसला करना है कि आर्टिकल 35A आया आइन के बुनियादी ढांचे के तहत आता है या नहीं। अदालत का मानना है कि आइनी मामले का फैसला आइनी बेंच ही कर सकती है। मामले को 5 रुकनी बेंच को सौंपे जाने की तजवीज़ है। इस्तिगासा ने पंचायत व बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र मामले की समाअत दिसंबर तक टाले जाने की दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की क़यादत में 3 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई 27 अगस्त को करेगी। बेंच में शामिल जस्टिस DY चंद्रचूड़ की गैर मौजूदगी के सबब मामले की समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते तक के लिए टाल दी गई। आर्टिकल 35 कैपिटल A कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करना है। और उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी
कंसर्न है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और आर्टिकल 35 कैपिटल है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी पर देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर उसका ठीक है कि नहीं है, और बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार वहाँ इंसाफ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमारा कंसर्न है। इसलिए 3 जजों की बेंच को इसको वाज़ेह हो कि इससे कबल नवंबर में भी इस्तिगासा ने इसी ग्राउंड पर तारीख आगे बढ़ाने की अपील की थी। उसका कहना था कि इंतखाबी मसरूफियात के सबब उसे तैयारी का मौका नहीं मिला। वी द सिटीजन के वकील ने इस्तिगासा के मौक़िफ़ की पुरजोर मुखालफत की। उसका मानना है कि मामले को जानबूझकर लटकाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने इसलिए विरोध किया कि पिछले 1 वर्षों से स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोई न कोई बहाना बनाकर इस मुकदमे की सुनवाई टाल रही है। अगर आप देखें तो 17 अगस्त 2017 को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि अगली तारीख पर फाइनल डिस्पोजल के लिए डेट मुकर्रर हुआ था, लेकिन उसके बाद से राज्य सरकार के तरफ से एडवोकेट जनरल और उसके अन्य एडवोकेट खड़े होकर के ऑन वन प्रिटेक्स्ट और दी अदर इस मामले की सुनवाई टाल रहे थे। इसीलिए आज जो ग्राउंड उन्होंने दिया वह भी एक फ्लिम्सी ग्राउंड था, इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध किया। इस हवाले से बेंच का मौक़िफ़ वाज़ेह है। रियासती मशीनरी किन चीजों में मसरूफ है, बेंच को इससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। बेंच की तरजीहात इस बात में मुज़मर है कि कहीं आइन की बुनियादी रूह इस आर्टिकल के सबब मजरूह तो नहीं हो रही। इस मामले को लेकर गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वादी के बेशतर अजला में एहतजाज और मुजाहरों का दौर चल रहा है। हुर्रियत ने 2 दिनों के बंद का ऐलान कर रखा है, जिसे सियासी जमातों की हिमायत भी हासिल है। इस आर्टिकल के जरिए रियासती अवाम को चंद खुसूसी मरात व हुकूक हासिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी वादी में सरगर्म सियासी जमातें इस आर्टिकल को बनाए रखने के हक में हैं, जबकि BJP और नेशनल पैंथर्स पार्टी इसे मनसूख करने की हिमायत में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी 15 अगस्त की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस मौके पर खास एहतियात बरती जाती है। पाकिस्तान फौज के नापाक मंसूबों के पेश नजर सरहद पर तैनात सिक्योरिटी दस्ते खुसूसी चौकसी बरतते हैं। जी सलाम की टीम ने इन इलाकों के दौरा करने के बाद पाया कि हमारे जवान जमीन हो या फिर पानी अपने फराइज की अदायगी के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। एक दफा फिर देखिए अखनूर सेक्टर के BSF पोस्टर से हमारे नुमाइंदे राजन वैद की ये खास रिपोर्ट। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इंटरनेशनल बॉर्डर का ये इलाका बेहद हसास नौइयत का है। अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए पाक फौज इस इलाके से भी मिलिटेंटों की दरअंदाजी कराने की कोशिश करता है। मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक 15 अगस्त से कबल पाकिस्तान फिर इसकी साजिश रच रहा है। सिक्योरिटी फोर्स को मिले इनपुट के मुताबिक सरहद के दूसरी जानिब कई मिलिटेंट दरअंदाजी के लिए तैयार बैठे हैं। इस इनपुट के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हाई अलर्ट पर हैं। जमीनी रास्ता हो या फिर दरियाए चिनाब का ये इलाका, BSF के जवान हर वक्त चाक चौबंद रहते हैं। दुश्मन की साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे ये बहादुर जवान हमा वक्त तैयार रहते हैं। 24 घंटों इन इलाकों पर जवानों की उकाबी नजर गड़ी रहती है। सरहद पर होने वाली हर हलचल पर BSF के जवान फौरन हरकत में आ जाते हैं। दरियाए चिनाब और उसके आसपास के इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। सरहद के आखिरी सिरे पर वाक़े हमारे ये जवान किस तरह अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, जी सलाम ने खुद इसका मुशाहिदा किया। वसी इलाके में फैले दरियाए चिनाब का कोई ऐसा इलाका नहीं था जिस पर BSF की निगाह न हो। अभी हम अपने BSF जवानों के साथ में हैं और इस चिनाब दरिया में जाएंगे, और ये चिनाब दरिया वो है जिसकी कई कहानियां हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त हम बता रहे हैं कि ये चिनाब जो दरिया है वो पाकिस्तान में भी जाता है, और यहाँ जो पाकिस्तान की पोस्टें हैं बिल्कुल सामने हैं। और ऐसे में हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी तरह मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान घुसपैठ करवाए, लेकिन हमारे ये जवानों की बदौलत ही है कि हमारा देश सुरक्षित है। चिनाब अपनी तोगयानी पर हो या फिर खामोश, इसका हर सिरा BSF पेट्रोलिंग बोट की निगाह में होता है। दिन और रात की कैद नहीं होती यहाँ। आप और हम जब ख्वाब गफलत में होते हैं तो ये बेदार रहते हैं। ये हम पेट्रोलिंग, हमारा टाइमिंग ही नहीं होता कुछ भी। किसी भी टाइम जैसे ही हमें अलर्ट पुकारा जाता है, जैसे ही डाउट होता है कि यहाँ कुछ हलचल है, उसी टाइम हम अपनी पेट्रोलिंग लेकर निकलते हैं। और इसके अलावा भी हम यहाँ 24 घंटे अपनी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। जैसे ही हमें कुछ सूचना मिलती है हम तुरंत एक्शन करते हैं।
बिल्कुल, हमें अपने देश पर और हमें इस देश की रक्षा पर पूरा गर्व है कि हमें ऐसा मौका मिला और हम चाहते रहें कि हमें आगे भी ऐसा मौका मिले। और हम देशवासियों को कहना चाहेंगे कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक हम उनके साथ और इस देश की सीमाओं पर डटे रहेंगे। इन इलाकों में तैनात जवानों को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि जिनसे साबका है वो ऐसा मुल्क है जिसकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। बेहद चैलेंजिंग काम अंजाम देते हैं हमारे ये जवान। एक जज्बा है, फर्ज का एहसास है, जो इन्हें हर तरह के हालात से निपटने का हौसला फराहम करता है। शास्त्रों के से वो कोई भी कभी भी किसी वक्त हमारे ऊपर फायरिंग कर सकते हैं। वो नहीं सर, कोई भरोसा नहीं है सर। दरियाए चिनाब में बीएसएफ की तैयारियों का जायजा लेने के बाद जी सलाम ने सरहद के जमीनी इलाकों का दौरा किया। जवानों की मुस्तैदी और उनकी तैयारी में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं दिखा। हर आहट पर चौकन्ना, हल्की सी जुम्बिश का एहसास होने पर ये फौरन एक्शन के लिए तैयार दिखते हैं। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं, चौकस हैं, सीना तान के दुश्मन के सामने खड़े हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एकदम सक्षम हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से ये कोशिश हमेशा से रहती है कि किसी भी तरह घुसपैठ करवा के भारत में हालात को खराब किया जाए, लेकिन यही वो बीएसएफ के जवान हैं जो हर जगह हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार रखते हैं और इनकी पैनी निगाह से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बर्री रास्तों पर तैनात जवानों को खुसूसी एहतियात बरतनी पड़ती है। उमूमन दरअंदाजी की ज्यादातर कोशिशें जमीनी रास्तों से ही होती है, इसलिए जवान यहाँ हमेशा मोहतात रहते हैं। हम यहाँ पे दिन रात 24 घंटा अपनी तरफ से पूरी अलर्ट ड्यूटी करते हैं। इनकेस कोई हाई अलर्ट का मैसेज आता है तो उस टाइम हम और ज़्यादा चौकसी बढ़ा देते हैं, ड्यूटी हम बढ़ा देते हैं। पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हम पेट्रोलिंग करते हैं ताकि हम अलर्ट रहें और सुरक्षित रहें। हम जिस हिसाब से जो भी टाइप का फायर आता है उस हिसाब से हम पूरा उसका जवाब देते हैं। पाकिस्तान का जवाब देने में हम कोई पीछे नहीं हटते हैं। नहीं, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हमारी चौकसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम ड्यूटी में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। सरहद पर दरअंदाजी के लिए पाक रेंजर्स गोलीबारी कर मिलिटेंटों को कवर फराहम करती है। गुज़िश्ता दिनों गुरेज और उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिशों में कई मिलिटेंट जवानों की गोली का शिकार बने। ये कोशिशें जारी रहेंगी और हमारे जवान इन्हें हलाक करते रहेंगे। इस कोशिश में वो शहीद भी होते हैं, मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं, लेकिन अपने फर्ज से वो मुंह नहीं मोड़ते। दरअसल यही हमारे असली हीरो हैं। आज़ादी की बका के लिए हमें अपने बहादुर जवानों का भी ममनून होना होगा। जी सलाम के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर से राजन वैद की रिपोर्ट। सरहदी इलाकों में लोगों में तहफ्फुज़ का एहसास पैदा हो और पाकिस्तान की जानिब से होने वाली गोलीबारी से लोग महफूज रहें, इसके पेश नज़र मरकजी हुकूमत की जानिब से कम्युनिटी बंकर्स बनाए जा रहे हैं। बंकर्स बनाने से मकामी लोगों को राहत की सांस मिल रही है। ये बंकर तमाम बुनियादी ज़रूरतों से लैस हैं। सरहदी इलाकों में लोग जान हथेली पर रखकर जिंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली फायरिंग ने सरहदी इलाकों में रहने वाले आम लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। मौत के साए में जी रहे इन लोगों के लिए हिंदुस्तानी सरकार बंकर्स बनवा रही है। बंकर्स पहले भी बनाए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ पनाह लेने के काम ही आते थे। अब जो बंकर्स बनाए जा रहे हैं वो गांव वालों को महफूज रखने के साथ साथ घर का भी एहसास करवाएगा। बंकर्स में बल्ब और पंखों की सहूलियात भी मुहैया करवाई गई है। सरकार का मकसद लोगों की हिफाजत के साथ साथ उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का भी ख्याल रखना है। सरकार नहीं चाहती कि पाकिस्तानी गोलियों से डरकर बच्चे तालीम हासिल करने में पीछे रह जाएं। इसका ख्याल करते हुए सरकार ऐसे बंकर्स बना रही है जिनमें बच्चों को पढ़ाया जा सके। राजौरी के डीडीसी मोहम्मद एजाज असद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजौरी में कुछ बंकरों को कायम किया जा चुका है और बाकी का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। स्कूल की सहूलियात बच्चों को इन्हीं बंकरों में दी जाएगी ताकि बच्चों का वक्त बर्बाद न हो और वे वक्त पर अपनी स्कूली तालीम पूरी कर सकें। उन्होंने जानकारी दी कि राजौरी में 102 बंकर्स का काम पूरा कर लिया गया है। इससे मकामी लोगों को जगबंदी के खिलाफ वर्जी होने पर राहत मिलेगी।
जो मोर्चे पहले बने थे बहुत ही अच्छे मोर्चे बने थे, अभी और काफ़ी मोर्चे आ चुके हैं जो मोर्चे हमारी सेफ्टी के लिए हैं। पहले मोर्चे नहीं थे, जब फायरिंग आती थी हम भागा दौड़ी करते थे, कहाँ छुपें, काफ़ी नुकसान हमारा आदमियों का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो हम इससे डीसी साहब गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं जितने दिए मोर्चे इतने और देकर हमारे लोगों का हौसला अफजाई करें। इस तरह के बंकर्स बनाए जाने और सरहदी लोगों के लिए फिक्रमंद होने पर मकामी लोगों ने मरकजी सरकार के इस कदम की तारीफ की। सर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सोच की है कि हमें गांव वालों को बैंकर दिए गए हैं, जैसे कि अभी गवर्नमेंट और मोर्चे दे रही है, हमारे हर गांव वाले हर घर पे एक एक मोर्चा। ये अच्छा बैंकर जो बने हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग आगे पीछे दौड़ के जाते थे, शेलिंग होती रहती थी, लेकिन अभी बैंकर बनने से हमें बहुत ही फायदा हो गया कि जो हमारे आगे पीछे घूमने वाले थे वो इस बैंकर में चले जाते हैं। इस साल पाकिस्तान की ओर से 1252 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई। कई लोगों ने गोलीबारी में अपनी जान गंवा दी और दर्जनों जख्मी हुए। इसे देखते हुए वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC से लगने वाले इलाकों में बंकर्स को कायम करने का काम तेजी से खत्म करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। सरकारी महकमे तमाम तर तनकीद के बावजूद बेहतर काम भी कर रहे हैं। जी सलाम ऐसी खबरों को भी खास तवज्जो देता है। इस सिलसिले में फिशरीज महकमे की कोशिश रंग ला रही है। नौजवान रोजगार के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही मुनहसर ना हो, इसके लिए मरकजी हुकूमत की स्कीमों के जरिए फिशरीज महकमा मछली पालने के कारोबार के लिए नौजवानों को तरगीब दे रहा है। नौजवान भी इन स्कीमों से पूरा फायदा उठा रहे हैं। बांडीपोरा में इन दिनों फिश पाउंड की तरफ लोगों का रुझान काफी बढ़ा है। मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के फिश पाउंड देखे जा सकते हैं। इसके जरिए इलाके से बेरोजगारी दूर करने की कोशिश की जा रही है। नौजवान इसके लिए फिशरीज महकमे से मदद हासिल कर रहे हैं। ब्लू नामी ये स्कीम नौजवानों के लिए राहत का सामान ले आई है। इससे न सिर्फ उनकी बेरोजगारी दूर हुई है, बल्कि उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। नौजवानों का कहना है कि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। फिशरीज महकमे की ब्लू नामी इस स्कीम को मरकजी हुकूमत का भी ताउन हासिल है। इसके तहत 100% सब्सिडी फराहम की जाती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रवा माली साल में 16 ट्राउट जबकि 44 क्रॉप यूनिट इस स्कीम से मुस्तफीज हो चुकी है। बांडीपुरा का इलाका मछलियों के कारोबार के लिए खासा सूदमंद है। जिले में मौजूद साफ चश्मे और नाला मछली पालने के लिए काफी मौजू है। महकमा इन यूनिट्स की देखभाल में पूरी मदद करता है। इस वक्त यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर अच्छी तरह से चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में हमने इस वक्त 60 यूनिट्स फराहम किए हुए हैं, जिससे 60 घरों को या 60 जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको रोज़गार फराहम हुआ है। इन यूनिट्स में 16 यूनिट जो है वो प्राइवेट ट्राउट सेक्टर में है और जो 44 यूनिट जो है वो कार्प सेक्टर में है। उनको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। जो हमारे इसमें कुछ हमारे पास प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जिन्होंने पिछले ही साल 2 फार्मर हैं हमारे पास प्रोग्रेसिव फार्मर जिन्होंने पिछले साल 12 क्विंटल के करीब एक ही बैच जो है 12 क्विंटल के करीब उन्होंने सेल की है, जिससे उनको करीबन 4 लाख रुपए का फायदा हुआ है। रियासत के मुख्तलिफ अजला की तरह बांडीपुरा के नौजवान के सामने भी रोजगार एक बड़ा मसला है। उमूमन तालीम याफ्ता नौजवान सरकारी नौकरी की आस में रहते हैं। इन स्कीमों के जरिए सरकार चाहती है कि नौजवानों का सरकारी नौकरियों पर इन्हिसार कम हो। इसके पेश नजर ही मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए प्राइवेट सेक्टर को फरोग दिया जाता है। जी सलाम के लिए बांडीपुरा से भट्ट शहजाद की रिपोर्ट। रियासत में तालीम निज़ाम की हालत दुरुस्त करने और तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराने में महकमा तालीम भी अपनी कोशिशें कर रहा है। इस सिलसिले में मरकजी स्कीमों से भी वो फायदा उठा रहा है। ऐसा ही एक स्कूल उधमपुर में नजर आया। दूर दराज की गरीब लड़कियां इन स्कीमों के जदीद वसाइल और ज़राए का इस्तेमाल करके तालीमी मैदान के नए तकाज़ों को पूरा करने में जुटी हुई हैं।
बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना मरकजी हुकूमत और वजीर आजम का देरीना ख्वाब है। इस मकसद के हुसूल के लिए खुसूसी तौर पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की स्कीम नाफिज की गई। उधमपुर वाक़े इस गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में शहर के अलावा दूर दराज से आने वाली लड़कियां भी जेर तालीम हैं। सहूलियात के एतबार से ये स्कूल किसी भी तौर पर प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। जदीद तालीमी तकाज़ों को पूरा करने के लिए यहाँ तालिबात को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही है। डिजिटल इंडिया की जानिब पेशकदमी में अब सरकारी स्कूल भी पीछे नहीं हैं। स्कूल में कायम हाईटेक कंप्यूटर लैब से तालिबात पूरा फायदा उठा रही हैं। पार्टनर के बच्चों में तो ये चीज़ थी ही नहीं, ऐसा कहूँ तो मेरे को लगता है उचित ही है। तो अब वो बच्चे जो हैं वो काफ़ी सारे इस स्कीम से जो है बेनिफिट्स ले रहे हैं और उन तक हर घर घर में, हर गांव-गांव में बच्चों के थ्रू ये स्कीम जो पहुंच रही है। चंद साल कबल तक सरकारी स्कूलों के तालिब इल्म रवायती अंदाज में ही तालीम हासिल करते थे। मुख्तलिफ वजूहात के सबब इन स्कूलों में वो सहूलियात मौजूद नहीं होती जो आम तौर पर प्राइवेट स्कूलों में पाई जाती हैं। लेकिन हालात अब बदल रहे हैं। इल्म और इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पर रखे हुए हैं। उंगलियों की एक जुम्बिश से जरूरत के सारे मवाद उनके सामने होते हैं। ये नतीजा है मरकजी हुकूमत की कोशिशों का। इनमें से बहुत सारी ऐसी तालिबात हैं जो प्राइवेट तालीमी इदारों में नहीं जा सकती, लेकिन सरकार ने इनकी मुश्किलें आसान कर दी हैं। सबकी नॉलेज कंप्यूटर के लेके बढ़ चुकी है। जैसे कि गर्ल्स जो पहले नहीं पढ़ पाती थी, जिनको पता नहीं था कंप्यूटर कैसा होता है क्या नहीं, अफोर्ड नहीं कर पाते थे जो गांव के बच्चे होते थे, पर अब वो सीख सकते हैं। स्कूल में टीचर्स उनको सिखा रहे हैं, एक प्रॉपर नॉलेज मिल रही है। ऑफ कोर्स इट्स गेटिंग बूस्टेड बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट हुए हैं इन द नॉलेज इन द टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखो जैसे कि कंप्यूटर्स आ रहे हैं, इतने सारे कंप्यूटर्स, इतनी सारी लैब्स बन रही है, इतनी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है हमारे स्कूल में। हर चीज़ का फ़ायदा, लाइब्रेरीज, तो बहुत एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई जा रहा है हमारे JNK का। ऐसा नहीं कह सकते कि JNK थोड़ा पीछे जा रहा है, नहीं, JNK भी बहुत आगे जा रहा है। इनफैक्ट इन कॉम्पिटिशन विद इंडिया की सारी स्टेट्स के साथ कंपटीशन में आ रहा है JNK। बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आई हैं क्योंकि जो पहले के बच्चे थे उन्हें ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिला करती थी, लेकिन अब ये जो योजना आई है इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। स्कूल में तालिबात को इंटरनेट की सहूलियात फराहम की गई है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी आसानियाँ फराहम है। मजमून के कंटेंट को आसान लफ्ज़ों में समझाने में असातिज़ा भी पूरी दिलचस्पी लेते हैं। आम सरकारी स्कूलों के बरखिलाफ यहाँ साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस, मैथ्स सभी मज़ामीन के असातिज़ा हाई क्वालिफाइड हैं, जो शागिर्दों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर वक्त उनके दरमियान मौजूद होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। सरकारी महकमे के कामकाज के लिए जी सलाम एक खास मुहिम चला रहा है। इसके तहत हम तालीमी और हेल्थ सेक्टर पर खास फोकस करते हैं। ऐसी ही एक मुहिम के दौरान जी सलाम ने गांधरबल जिला अस्पताल का दौरा किया। सहूलियात को पैथेटिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत अभी यहाँ पर है। जिला गांधरबल आज भी कई बुनियादी चीजों से महरूम है। खास तौर पर इस जिले का हॉस्पिटल वजूद में नहीं है और हर रोज इस हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। लोगों ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि गांधरबल के लोगों के लिए खुशी की बात है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग तामीर हुई है। इस बिल्डिंग पर कई बरस से काम चल रहा था। पूरे जिले के लोगों की नजर इस हॉस्पिटल पर थी और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल का काम मुकम्मल हो और लोग अपना इलाज करा सकें। पहले मैं ये बात करूंगा, ये गांधरबल के लिए एक मुबारककुन बात है, खुशी की बात है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी अच्छी बिल्डिंग तमीर हुई है, ठीक है। अगर इसका काम हम करेंगे, काम कब से स्टार्ट हुआ? काम तो सालों से चल रहा था इस पर, ठीक है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों की नजरें इस पर टिकी हुई थी कि ये हॉस्पिटल कब तैयार होगा, तब जाके हमारी मुरादें पूरी होगी, तब जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इस अच्छी खासी बिल्डिंग के साथ इसका अगर आप और रौनक बढ़ाना चाहते हो, इसकी ये रौनक इसकी स्टाफ से होगी। यहाँ पे पहले आप देखिए, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूंगा, प्रॉब्लम बहुत सारी है। सबसे पहले स्टाफ की कमी है, जितना स्टाफ होना चाहे उतना अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर खाली बिल्डिंग बनी है, डॉक्टर वाक्टर कुछ नहीं। जो पुराने बिल्डिंग में डॉक्टर थे वही यहाँ है। यहाँ लगभग 1000 पेशेंट आते हैं, डॉक्टर स्टाफ वही है। मरीजों ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि हमें यहाँ डॉक्टर्स का काफी इंतजार करना पड़ता है, यहाँ डॉक्टर्स की कमी है। यहाँ फैसिलिटी जो
हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी, लेकिन हम दर्द से तड़प रहे हैं, लेकिन हमारी बारी अभी नहीं आई। अभी 1 घंटे के बाद आएगी। अभी डॉक्टर साहब खाना खाने गए, यहाँ फैसिलिटी कम है। डॉक्टर मेहरबानी करके यहाँ के इंतजामिया इसको देखे, और सबसे पहले ये बात है कि यहाँ रोड जो है एकदम बिछाए। इंतहाई खस्ता हाल है, ख़राब है सर। यहाँ पे लोग आते जाते हैं, दूर से बीमार से आते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, वो सब बीमार हैं, उनको यहाँ पे ज़्यादा ही इन्फेक्शन होता है सर। यहाँ पे आप खुद मुआयना कर रहे हैं सर। यहाँ काफी तादाद में मरीज आते हैं। डॉक्टर्स की कमी के अलावा भी यहाँ के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स के अलावा यहाँ और भी बुनियादी चीजों की जरूरत है। अभी देखिए रिसेंटली हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। इसका ऑलरेडी DPR बना हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी सीजन में इस रोड को हम मैग्नेटाइजेशन करेंगे, ताकि लोगों को एक बेटर हम वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी दे, और लोगों के जो इसमें अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो पेशेंटों को आइंदा उन चीज़ों में ना आए। जो स्टाफ यहाँ स्ट्रेंथ की है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, हमने पेरीफेरी से स्टाफ उठा के यहाँ पे रख दिया है, ताकि लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इनको श्रीनगर शहर का रुख न करना पड़े। यहाँ सड़क की हालत भी खस्ता है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी होती है। मकामी लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे और नाइट स्टाफ के साथ कई बुनियादी चीजों की कमी है। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। तो अभी के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।